हेलो क्लास, चलिए इसके पहले है ना हमारा पहला वाला एक वीडियो आ गया है, आप जाएं उसको और देखें। और चलिए हम लोग चालू करते हैं। देखिए फिजिक्स का जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी है ना, जो टॉपिक था उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज आपका जो रसायन का परमाणु संरचना है ना, इसके पहले आपको उसका वीडियो आ गया है, आप वहाँ पे हमारे चैनल पे जाके उसको विजिट कर सकते हैं। और देन अभी अब हम लोग पढ़ेंगे जो भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रियाएं होते हैं उसके संबंध में, और साथ ही जो आपका विलयन है, ठीक है, और साथ ही जो आपका विलयन है उसके बारे में। ठीक, तो चलिए अभी आपका जो टॉपिक है ये है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन और साथ ही विलयन। ठीक है, और साथ ही विलयन। देखिए स्क्रीन में दिख रहे हैं ना आप लोगों को अच्छे से। चलिए ठीक है, देखिए आज हमारा टॉपिक कौन सा है, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन और साथ ही कुछ विलयन के क्वेश्चन इसमें मेरे द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका जो पहला प्रश्न है। तो आपका पहला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा, ये आपको बताने हैं। ठीक है, जिस तरह के हम लोग देखिए यहाँ प्रश्न कैसे देखते हैं, तो पहले तो जो प्रश्न है उसको मेरे द्वारा आपको पढ़ के और साथ ही बोर्ड में नोट डाउन करके बताया जाता है। देन मैं आपको उसके संबंधित ऑप्शन बताता हूँ और जो सही होता है उत्तर होता है उसको भी मेरे द्वारा आपको बताया जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, किसका, तो भौतिक परिवर्तन का। देखिए पहले प्रश्न में जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपसे पूछा गया है, और देखिए आपका ऑप्शन है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। ठीक, चांदी के बर्तन जब हवा के संपर्क में होती है तो काला होना, ये इसका पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी आपको देखने को मिल जाता है मोमबत्ती का जलना। ठीक है, ऑप्शन बी देखेंगे नहीं आपको मिलेगा तो मोमबत्ती का जलना। ऑप्शन सी है दूध से दही का बनना। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, तो आपको याद रखना है दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही का बनना ऑप्शन सी है। और ऑप्शन डी है पानी में चीनी का घुलना। ठीक, ऑप्शन डी है पानी में चीनी का घुलना। तो देखिए यहाँ भौतिक परिवर्तन कौन होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, पानी का चीनी का पानी में घुलना। ठीक है, चीनी पानी में चीनी का, हाँ चलिए ठीक, चीनी का पानी में घुलना या पानी में चीनी का घुलना दोनों एक ही बात है। ठीक है, ये जो है आपका भौतिक उदाहरण है। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक है, जल में वाष्प का परिवर्तन क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक, ऑप्शन बी है भौतिक, ऑप्शन सी है रासायनिक और ऑप्शन डी है जैविक। ठीक, देखिए अगला देखिए जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। ठीक, जल का वाष्प में परिवर्तन कौन सी प्रकार का परिवर्तन, ये आपको बताना है। प्राकृतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या जैविक परिवर्तन। तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा आपको याद रखना, ये जो है भौतिक परिवर्तन है। किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भौतिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों ने देखा, इसमें एक चीज़ें कौन सी थी कि जल का वाष्प में परिवर्तन जो होता है वह किस प्रकार का परिवर्तन है, तो आपको याद रखना है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, किस प्रकार का परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ना। ऑप्शन ए देखिएगा प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होना। ऑप्शन बी है सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना। ऑप्शन सी है सानी हुई मिट्टी के सूखने पर भंगुर हो जाना। और ऑप्शन डी है नमक का पानी में घुलना। ठीक, यहाँ पे क्या पूछा गया है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपसे पूछा गया है। ठीक, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपसे पूछा गया है और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन भी है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, सब्जियों को पकाने में
ठीक, उसका घुलना, ये आपका क्या है तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको लोगों ने देखा कि सब्जियों को पकाने पर उसमें घुलना है ना, घुल कर क्या हो जाना, मुलायम हो जाना। ठीक है, उसमें घुलना मुलायम हो जाना, ये क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, ये चीज़ें इसको ऐसे समझिए, जब आप है ना आलू की सब्जी बनाते हैं तो आलू को जब काटते हैं तो कैसा होता है, ठोस होता है। ठीक है, क्या होता है, उसमें कड़कपन रहता है। लेकिन जैसे ही सब्जी क्या होती है, आप पकाते हैं और वो पक जाता है, उसमें वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ठोस से जो सॉफ्ट की ओर में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी आपके रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, ऑप्शन एक है आपका सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, ऑप्शन बी है बर्फ का गलन। ठीक है, ऑप्शन बी है तो क्या आपको रखना है, बर्फ का गलन, और साथ ही ऑप्शन जो आपका 3 दिया है ये है दूध अस्कंदन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है दूध अस्कंदन। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण यहाँ पर आपसे पूछा गया है और यहाँ पर जो उदाहरण है वो देखिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी दूध अस्कंदन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी दूध अस्कंदन जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है कथन और कारण के रूप में दिया हुआ है, जिसमें कथन है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है, और कारण उच्चतर तापमापों पर आणविक गति और ध्रुव हो जाती है। ठीक है, देखिए तापमान जब अधिक है तो रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसका कहने का मतलब सिंपल ये है। ठीक है, देखिए अगर तापमान तेज है तो रासायनिक अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन जो है ना, ये क्या होती है, तो ये भी तीव्र गति से होने लगती है। ठीक है, ये भी तीव्र गति से होने लगती है, आपको याद रखना है। इसी में जो आपका कारण था, कारण देखिए कहा गया कि उच्चतर तापमापों पर जो आणविक गति और द्रुत हो जाती है। ठीक है, जब क्या हो, तापमान अधिक हो, है ना, जब क्या हो तो यहाँ पर देखिए जब तापमान क्या होता है, अधिक होता है, तो गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, यही चीज़ें थी कि रासायनिक अभिक्रिया में आप देखते हैं कि आपका जो तापमान है वो क्या होता है, तेजी से होता है, तो क्या होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति है वो भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, जल अपघटन के बारे में पूछा गया है। ठीक, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में, है ना, उत्पन्न होती है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की ओर देखते हैं। देखिएगा आपका ऑप्शन है प्रकाश के रूप में, अगला है ऊष्मा के रूप में, सी है ध्वनि के रूप में, और डी है अम्ल के रूप में। तो जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो आपको याद रखना है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊष्मा के रूप में। किस रूप में, तो ऊष्मा के रूप में। ठीक है, किस रूप में, तो याद रखना है ऊष्मा के रूप में। चलिए इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है ये जो है पाश्चराइजेशन से संबंधित है। ठीक है, तो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है। ठीक है, पाश्चराइजेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए अब ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन ए देखिएगा, दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है इस प्रक्रिया के तहत। दूसरा है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है इस प्रक्रिया के तहत। सी आपको देखने को मिलेगा, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है।
ठीक, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पास्चुराइजेशन में आपको क्या देखने को मिलता है कि दूध को, है ना, दूध को क्या कर दिया जाता है, बहुत देर तक गर्म किया जाता है। ठीक है, दूध को क्या करते हैं, बहुत देर तक पहले तो गर्म करते हैं, फिर एक निश्चित समय में क्या कर लिया जाता है, ठंडा कर लिया जाता है। ठीक, फिर एक निश्चित समय में ठंडा कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, तो याद रखना है ये पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया है, जिसमें दूध को आप लोग क्या करते हैं, लंबे समय तक गर्म करते हैं और निश्चित समय बाद उसको क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। ठीक है, निश्चित समय तक उसको क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न में पूछा गया कि पास्चुरीकरण संबंधित है किससे, आपको बताना है। ठीक है, पास्चुरीकरण किससे संबंधित है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक, पास्चुरीकरण जो है संबंधित है किससे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखेंगे। ऑप्शन ए है दूध के निर्जमीकरण से। ठीक है, दूध के क्या, तो निर्जमीकरण से। ऑप्शन बी है दूध के निर्जलीकरण से। ऑप्शन सी है दुग्ध के किण्वन से, है ना, और ऑप्शन डी है दुग्ध के आसमान से। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा, दूध के, है ना, दुग्ध के निर्जमीकरण से। ठीक, तो ऑप्शन ए पहला हो जाएगा, दूध के निर्जमीकरण से। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज़ें हम लोगों ने जो देखा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। ठीक है, चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में आपको क्या करना है, सुलमित करना है, सही मिलान करना है। ठीक, अगला जो प्रश्न है यहाँ देखिए, हमें जो मिलान करना है, सम्मिलित करना है। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आपका जो अगला प्रश्न है, इसमें पहला है अलवणीकरण। ठीक है, अलवणीकरण पहला कौन सा है, तो अलवणीकरण। ठीक है, पहला देखने को मिलता है कौन सा, तो अलवणीकरण। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रतिलोम परासरण। अगला कौन सा है, तो प्रतिलोम परासरण। ठीक है, इसके बाद फिर आप अगला देखते हैं, अगला है विकृतीकरण। ठीक है, अगला कौन सा है, तो विकृतीकरण। ठीक है, इसके बाद फिर आप अगला देखते हैं, अगला है पास्चुरीकरण। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा सुलमित नहीं है, ये आपको बताना है। अलवणीकरण किससे संबंधित होगा, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे देखिएगा, समुद्री जल। किससे, तो समुद्री जल से। ठीक है, अलवणीकरण किससे संबंधित होगा, तो आपको याद रखना है वो होगा। ठीक है, अलवणीकरण किससे संबंधित होगा, तो आपको याद रखना है समुद्री जल से। उसी प्रकार प्रतिलोम परासरण। ठीक है, प्रतिलोम परासरण को याद रखेंगे, पेयजल से संबंधित होता है। किससे, तो पेयजल से। ठीक है, उसके बाद जो विकृतीकरण है, इसका संबंध आपको याद रखना है प्रोटीन से होता है। किससे, तो प्रोटीन से। और इसके बाद जो अगला है वह होता है पास्चुरीकरण, और पास्चुरीकरण का संबंध आपसे दूध से होता है। इसको मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। ठीक, तो देखिए हमारा जो ये प्रश्न था, इसमें आपको मेल करना था, इसमें अलवणीकरण किससे संबंधित है, तो आपका याद रखना है समुद्री जल से। उसी प्रकार प्रतिलोम परासरण संबंधित किससे, तो याद रखना है पेयजल से। विकृतीकरण संबंधित किससे है, तो प्रोटीन से। उसी प्रकार पास्चुरीकरण संबंधित किससे, तो आपको याद रखना है दूध से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ए है दूध, बी है चाय, सी है पानी और डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सा परीक्षण है, तो याद रखेंगे फास्फेटेज। ठीक है, फास्फेटेज परीक्षण। ठीक है, फास्फेटेज परीक्षण के बारे में आपको याद रखना है कि फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु, ठीक है, किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ऑप्शन आपके पास दिया था दूध, अगला ऑप्शन था चाय, तीसरा ऑप्शन था पानी, उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे इसके अंतर्गत चाय, पानी और एक चीज़ जो दूध था, है ना,
ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो ये तीनों के परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, जो फास्फेटेज परीक्षण है इसके विश्लेषण का उपयोग जो है किन पदार्थों के लिए किया जाता है, तो याद रखना चाय, पानी और दूध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक, ठीक है, द्रव का क्वथनांक ये क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ए ऑप्शन में देखिएगा बढ़ जाता है, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी वही रहता है और ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं है। तो याद रखेंगे अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या देखने को मिलता है आपको, बढ़ जाता है। क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखिए बर्फ और नमक का आप मिश्रण रखते हैं, मतलब बर्फ में नमक मिला देते हैं, है ना। नमक व बर्फ के मिश्रण में ठीक है, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का तापमान प्राप्त किया जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से, है ना, क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा हाँ। ठीक है, नमक और बर्फ के मिश्रण से आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का तापमान प्राप्त कर सकते हैं। और वो कितना होता है एक्चुअल में, तो -22 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअल में कितना प्राप्त किया जा सकता है, तो -22 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है, दूध उदाहरण है किसका, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए दूध एक उदाहरण है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। दूध क्या है, उदाहरण है, ये क्या है जो प्रश्न है पूछा गया है। तो किसका, तो देखिएगा ऑप्शन ए है विलियन का। ठीक है, ऑप्शन ए है विलियन का, ऑप्शन बी है फेन का। ठीक है, ऑप्शन बी है फेन का, ऑप्शन सी है इमल्सन या पायस का, ऑप्शन सी है इमल्सन या पायस का, और ऑप्शन डी है वायुवियाल का। ऑप्शन डी किसका है, तो वायुवियाल का। तो दूध उदाहरण है किसका, ये आपको बताना है, इमल्सन या पायस का। उत्तर क्या हो जाएगा, इमल्सन या पायस का। तो दूध किसका उदाहरण है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे इमल्सन या पायस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कोलाइड कौन नहीं है। ऑप्शन है दूध, दूसरा है आपका बी है खून, सी है आइसक्रीम और डी है शहद। ठीक है, तो आप में प्रश्न जो पूछा गया है कि कोलाइड कौन सा नहीं है आपको बताना है। ठीक है, कोलाइड नहीं है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है डी शहद जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर कोलाइड है ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो देखिए कोलाइड है कौन सा, तो याद रखना इसमें ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। दूध एक कोलाइड विलयन का उदाहरण है। ठीक है, दूध के बाद आप आगे गए तो खून जो देखते हैं, है ना, जिसका थक्का बनता है, ये भी कोलाइड विलयन का उदाहरण है। साथ ही आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम भी क्या है, तो कोलाइड का ही उदाहरण है। ठीक है, ये चीज़ें होती किस तरीके से चलती हैं इसके बारे में हम लोग थ्योरी वाले क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आगे किस तरफ से चलती हैं इसके बारे में बातें जो है हम लोग थ्योरी वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, चलिए आपका जो अगला प्रश्न है कि कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है। सिंपल सा प्रश्न है, पूछा गया है कि कोहरे में कौन सा कोलाइडी तत्व मौजूद होता है। ठीक है, कोहरे में कौन सी कोलाइडी लक्षण, है ना, कौन सा कोलाइडी लक्षण आपको दिखाई देता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिएगा, ए गैस में द्रव, ठीक है,
ऑप्शन बी है द्रव में गैस, ऑप्शन सी है गैस में ठोस, और ऑप्शन डी है द्रव में द्रव। तो कोहरे का कोलाइडी लक्षण क्या है? तो आपको याद रखना है गैस में द्रव, है ना, गैस के फॉर्म में दिखता है और होता क्या है? तो द्रव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण पर आधारित है। एक गिलास पानी में नमक का घोल, ठीक है, समरस होता है। ठीक है, जो अभी कथन में आप देख पाएंगे कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, और इसके बाद जो कारण है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो एक गिलास पानी में नमक का घोल ये जो है समरस होता है। ठीक है, ये जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे एक गिलास पानी में नमक का घोल, ठीक है, ये जो है समरस होता है। ये क्या है? तो सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा आपका अगला प्रश्न है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? ठीक, कितना है? 100 ग्राम है आपका चीनी। ठीक है, 100 ग्राम चीनी है, इसमें आप क्या करते हैं? आधा लीटर पानी ऐड करते हैं। ठीक है, आधा लीटर पानी मिलाते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको असंतृप्त घोल प्राप्त होता है। ठीक, इसके बाद आप क्या देख पाते हैं? आपको असंतृप्त घोल आपके द्वारा क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है ना। तो इसमें कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी आपको बताना है। आपने क्या किया? 100 ग्राम चीनी लिया और इसमें आधा लीटर पानी को मिलाकर आप लोगों ने असंतृप्त घोल तैयार किया। ठीक है, अब इस तैयार करने के बाद आपको, है ना, इसमें किसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है? कौन सी भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है, आपको बताना है। ठीक है, कौन सी भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होता है आपको बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन की ओर जाते हैं। ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी है घनत्व, ऑप्शन सी है सांद्रता, और ऑप्शन डी है आयतन। तो याद रखिएगा 100 ग्राम चीनी में आप आधा लीटर पानी क्या करते हैं? मिलाकर असंतृप्त घोल तैयार करते हैं। तो इसके आयतन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आयतन में किसी परिवार का परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी में देखेंगे जो भौतिक राशि में जो परिवर्तन है उसके बारे में हम लोगों ने अभी देखा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि भौतिक राशि में परिवर्तन में, है ना, आपको क्या चीज़ देखने को मिला? इसमें आयतन। ये देखा प्रश्न इस तरीके से था कि 100 ग्राम चीनी, है ना, कितना? तो 100 ग्राम चीनी, और साथ ही इसमें आधा लीटर अब पानी को, है ना, मिलाकर असंतृप्त घोल तैयार करते हैं। तो जो भौतिक राशि है इसमें, उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो परिवर्तन किसमें होता है, किसमें नहीं होता है? तो आपको ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आपको उत्तर जो लेना है कि कौन सी भौतिक राशि में परिवर्तन नहीं होगा, है ना, ये कौन सा होता है? आयतन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपका प्रश्न देखते हैं कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, देखिए पानी जो है मिट्टी में, ठीक, पानी मिट्टी से जड़ों में, है ना, पानी जो है ये मिट्टी से जब जड़ों में, ठीक है, पानी जो है मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक, पानी जो है मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, ठीक, पानी जो है ना, पानी जो है मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है ना, उसे पूछा गया, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है परासरण। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? तो परासरण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है, ये आपको बताना है। ठीक है, खीरे को आप क्या करते हैं? काटते हैं, खीरे को काटकर पानी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये पानी निकलता है, उसका कारण क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो पानी निकलता है, इसका कारण क्या है
ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए, ए है सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी है निष्क्रिय परिवहन, ऑप्शन सी है परासरण और ऑप्शन डी है प्रसार। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है तो सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी निष्क्रिय परिवहन, ऑप्शन सी परासरण और ऑप्शन डी है प्रसार। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा तो याद रखना है परासरण। ऑप्शन सी क्या होगा तो याद रखना है परासरण। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा तो परासरण। ठीक है, आगे देखते हैं आप कि परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, और दूसरा है जो प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या था, ये कथन और कारण से है। ठीक है, कि परासरण के प्रक्रम में विलायक जो है ना, सांद्र घोल में तनु घोल की ओर जाता है, और दूसरा है प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही होगा, तो दोनों चीजें भी सही नहीं होंगी। ये हम लोग थ्योरी वाले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, आपको बताना है। ठीक, क्या तो ठोस अशुद्धियों, ठीक है, ठीक, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए, राम से भाई, ठीक है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। ठीक है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया जो है क्या है तो उपयोगी नहीं है। ठीक है, उपयोगी नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन की ओर गौर करते हैं। पहला है आसवान, ठीक है, बी है ऊर्ध्वपातन, सी क्या है क्रिस्टलीकरण, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, तो याद रखेंगे आसवन जो है इसके लिए क्या है तो उपयोगी नहीं है। ठीक है, आसवन जो है याद रखेंगे आप उपयोगी नहीं है। अगला देखिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी, ठीक, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है ये आपको बताना है। ठीक, तो ए है देखिए रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, बी है पदार्थों की संरचना निर्धारण में, सी है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, और डी है एक मिश्रण से पदार्थों के अलग करने में। ठीक है, तो एक मिश्रण से पदार्थों के अलग करने में, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो याद रखेंगे एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। ठीक, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ठीक है, अलग करने में इसका प्रयोग होता है। ठीक, आगे देखिए आपका अगला है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की। ठीक, चलिए आपके आगे देखते हैं प्रश्नों को। ठीक, ठोस कपूर से, ठीक, कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको बताना है। ए है वाष्पीकरण, बी है हिमीकरण, सी है पिघलना, और डी है ऊर्ध्वपातन। तो ठीक है, ये क्या होता है, डी आपको याद रखेंगे ऊर्ध्वपातन। ठीक, डी आपको याद रखना है ऊर्ध्वपातन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं ए ऊर्ध्वपातन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेपथलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं। जैसे कपूर है ना, कपूर हो गया, साथ ही नेपथलीन। ठीक है,
कपूर हो गया, नेपथलीन हो गया और अमोनियम क्लोराइड। ठीक, और क्या तो अमोनियम क्लोराइड, इसको आप क्या करते हैं, हवा में रखते हैं तो ये गायब हो जाती है। ठीक है, तो गायब होने वाली जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी होती है आपको ये बताना है। तो ऊर्ध्वपातन, हवा के संपर्क में क्या होता है, ये उड़ने लगता है। किस तरीके से चीज़ें जाती है हम लोग थ्योरी वाले क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं आपसे पूछा गया है। ठीक, कपूर था, गायब कैसे हुआ, ठोस से डायरेक्ट क्या हो जाता है, ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं, ठोस से सीधे गैस के परिवर्तन। ठीक है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ आपका ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन, बी है संघनन, सी है वाष्पन और डी है उबलना। तो यहाँ पर जो है ऊर्ध्वपातन यहाँ पे जैसा आया था देखने को मिला, क्या हवा बन के उड़ गए, उसी प्रकार ये भी कौन सा होगा तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, कौन सा होगा तो ऊर्ध्वपातन। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। ठीक, जो रेत है और नेपथलीन, ठीक है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को, ठीक है, किसके द्वारा अलग किया जाता है आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वपातन जिसको सब्लिमेशन कहते हैं, बी है आसवन जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं, सी है क्रोमेटोग्राफी, डी है आंशिक आसवन और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो याद रखिएगा ये होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब देखिएगा संक्षारण के उदाहरण जो आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया तो संक्षारण का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, संक्षारण का उदाहरण आपको क्या करना है तो बताना है। ठीक, तो संक्षारण के उदाहरण में देखिए पहला है सिल्वर पर काले रंग की परत बनाना। ठीक, संक्षारण का उदाहरण क्या है, सिल्वर पर काले रंग की परत बनाना। दूसरा है तांबे पर हरे रंग की परत बनाना। तीसरा है लोहे पर भूरे रंग की परत बनाना और उपयुक्त तीनों, है ना। तो देखिए ये तीनों है आपके आंसर हो जाएंगे। सिल्वर पर काले रंग की परत बनाना, ठीक है, सिल्वर पर काले रंग की परत बनाना। ठीक है, ये क्या होगा संक्षारण का एक उदाहरण है। ठीक है, दूसरा होता है तांबे पर हरे रंग का परत बनाना। तांबे का जो बर्तन होता है ना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। साथ ही लोहे पर भूरे रंग का, है ना, लोहा क्या होता है अगर वो कंटिन्यू पानी, है ना, और प्राकृतिक जो वायु के संपर्क में होता है तो लोहे पर भूरा रंग का भूरका टाइप का जम जाता है। ठीक है, वो क्या होता है लोहे की जैसा ही सेम प्रवृत्ति का जम जाता है, तो लोहे पर भूरे रंग का ये क्या करता है परत बनाता है। ये सभी किसके उदाहरण है तो आपको याद रखना संक्षारण के। ये सभी किसके उदाहरण है तो आपको याद रखना है संक्षारण के। ठीक, चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। गायना दोस्त, ठीक है, तो देखिए यहाँ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में जो विलयन है ना, ये आपका जो आज का टॉपिक है। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ जो भौतिक परिवर्तन है आपको याद रखना है पानी में चीनी। देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपसे पूछा गया था और ये आपका उत्तर हुआ, पानी में चीनी का घुलना क्या होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। साथ ही जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है तो याद रखना यह है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में जो उदाहरण है ना, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपसे पूछा गया तो याद रखेंगे सब्जियों के पकने पर उसका मुलायम होना, ये क्या होता है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसी प्रकार रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में आपको याद रखना है दूध का आस्कंदन। ठीक है, दूध का आस्कंदन, इतनी चीज याद रखें। तापमान तेज रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन। ठीक है, अगर रासायनिक अभिक्रिया में तापमान तेज होता है तो उसकी परिवर्तन की गति भी क्या हो जाती है तेज होती है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिएगा कि जल अपघटन ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, जल अपघटन ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होता है तो आप याद रखेंगे उष्मा के रूप में।
उसी प्रकार देखेंगे कि पास्चुराइजेशन प्रक्रिया में होता क्या है, इसमें दूध को आप बहुत देर तक गर्म करते हैं और निश्चित समय में इसको ठंडा कर लिया जाता है, निश्चित समय में इसको ठंडा कर लिया जाता है। ठीक, आगे बढ़िए। पाश्चुरीकरण संबंधित किससे है, तो आपको याद रखना है दूध के निर्जमीकरण से। किसके, तो दूध के निर्जमीकरण से। और लवणीकरण किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है समुद्री जल से। प्रतिलोम परासरण किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है पेयजल से। विकृतीकरण किससे संबंधित है, तो याद रखना है प्रोटीन से। और पाश्चुरीकरण किससे संबंधित है, तो याद रखना है दूध से। फास्फेटेज परीक्षण, ठीक है, और विश्लेषण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखना है चाय, पानी और दूध से। ठीक, किसके लिए, तो चाय, पानी और दूध से। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है आपको बताना है, तो ये बढ़ जाता है। ठीक है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो है ना, याद रखेंगे ये बढ़ जाता है।